मित्रों, बहुत बहुत स्वागत। हाल ही में घोषित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उदयपुर के प्रतिभावान युवा लवीश ओडिया ने पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 18वीं रैंक प्राप्त की है और इस तरह से आपने उदयपुर और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में परिचय दे दूं। आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ाई की है और उसके बाद में बेंगलोर और अमेरिका में आपने कुछ समय नौकरी भी की है, लेकिन कुछ मन जमा नहीं, रमा नहीं और पुनः भारत आकर के भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने लग गए। पहले ही प्रयास में आपने ये परीक्षा क्रैक कर ली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, बहुत ही इस परीक्षा का मान है। इसे कुछ मुश्किलतम परीक्षाओं में से, सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। तो ये आपने कारनामा करके दिखाया है। निश्चित रूप से इसमें आपकी प्रतिभा और बहुत सारी मेहनत का योगदान है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से दूसरे जो युवा हैं वो आपकी इस बातचीत को सुनकर के लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के हमारे मेहमान लवीश ओडिया का बहुत बहुत स्वागत और खूब सारी बधाइयां। धन्यवाद सर। लवीश, उदयपुर के लिए वाकई मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी खबर है ये। पिछले कई सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है जब उदयपुर के युवा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बहुत ऊंची रैंक लेकर के आ रहे हैं और ये उदयपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। किस तरह से ये कारनामा हुआ ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जब सिंक इन होना शुरू होता है, फीलिंग, रिजल्ट आया और उसके बाद एक अविश्वास, विस्मय, भरोसा, विश्वास, सच्चाई, सब चीजों का एक मिला-जुला रूप एक साथ आकर के आपसे टकराता है रिजल्ट के रूप में, तो कैसा लगता है? ये फीलिंग कैसी होती है? काफी अच्छी फीलिंग होती है। मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से था कि अब आगे चल के फिलहाल तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अच्छा लग रहा था कि मेहनत जो की थी उसका फल मिल गया, जैसा सोचा था उससे कई अच्छा मिल गया, तो काफी खुशी हुई। जी, इस रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? जी, मैं बैठ के लैपटॉप पर कोई वीडियोस देख रहा था, तभी मुझे एक दोस्त का कॉल आया। रिजल्ट शाम को एक्सपेक्टेड था 4 तारीख की और सुबह 11:30 ही आ गया। तो उसने जब मुझे कांग्रेचुलेट किया तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, बट काफी अच्छी फीलिंग थी। इस मामले में आप भी अलग नहीं है। हमने देखा कि जो रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं सिविल सेवा के, उनके रिजल्ट को उनका कोई दोस्त ही बताता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ और फिर आपने ये सूचना अपने परिवार वालों को दी? जी, वो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, क्या पता क्या होगा? जी बिल्कुल, सबको काफी इंतजार था। काफी कुछ प्लान्स भी कर रहे थे लोग कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लवीश, एक चीज है कि आपके घर में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, सिविल सेवा में भी कोई नहीं है, सरकारी नौकरी में भी बल्कि कोई नहीं है और आपने अपना रास्ता बनाया है। ये पूरी तरह से आपका अपना खोजा हुआ और अपना पाया हुआ रास्ता है। तो इसकी जो प्रेरणा होती है वो कहीं न कहीं परिवार वालों से ही मिलती है। क्या आपने जो हासिल किया है उसका सपना आपके अलावा किसी और ने भी पहले से ही देखा था आपके घर में? जी, घर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मैं और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या किया जा सकता है इंजीनियरिंग के अलावा भी। तो मुझे इसके बारे में पता चला और क्या क्या काम किया जा सकता है देश में रहते हुए, तो मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा। मैंने और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, जैसे कि जॉब करना, इंडिया के बाहर काम करके देखना, रिसर्च, लेकिन फाइनली मुझे लगा यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे करियर के लिए। तो इसकी जब तैयारी आप पुनः भारत आके कर रहे थे तो पूरा समय आपने क्या उदयपुर में ही गुजारा तैयारी करते हुए, या फिर आप कहीं और कोचिंग के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में कहीं और गए थे? जी, मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में रह के आपने तैयारी की? जी सर। कुछ समय यहाँ उदयपुर में भी निकाला आपने? जी, बीच में जैसे ही एग्जाम होते थे और ब्रेक लेना होता था तो तब मैं उदयपुर आ जाता था। जैसे मेंस परीक्षा के बाद काफी लंबा टाइम होता है इंटरव्यू रिजल्ट्स तक, तो मैं बीच में घर पर ही था। जी लवीश, एक चीज है कि जो लोग सर्वश्रेष्ठ चीजें होते हैं या जो सबसे कठिन चुनौतियां होते हैं उनको अपने जीवन में सिर्फ एक बार के लिए रखते हैं, लेकिन आपने 2 बार कठिन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया। पहली बार तो आईआईटी, जिसमें आपका चयन मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ, ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, और उसके बाद में फिर आपने ठाना कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देनी है और उसको क्रैक करना है। तो उसमें भी आपने 18वीं रैंक लेके आ गए और अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप जाएंगे उदयपुर से। तो ये 2 बार इस तरह से, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी होती है,
बहुत तनाव और प्रेशर होता है, तो आप प्रेशर लेने के अपने ऊपर आदी हैं या फिर आपको मजा आता है चुनौतियों का सामना करने में कि भाई आ बैल मुझे मार के देख? जी, डिफिकल्ट डिसीजन होता है ऑब्वियसली जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, स्पेशली आप जब ठीक पैसा कमा रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। स्टेट्स में आप गए हुए थे जी, अच्छी लाइफ होती है वहां पे, फिर यहाँ पर भी आपने बेंगलोर में काम किया, तो एक महानगर की एक सेटल्ड लाइफ होती है, और जब आपको आपके जीवन में स्थायित्व आता है तो आपको मजा आता है कि भाई ये बना रहे तो ठीक है, यथास्थितिवादी हो जाते हैं हम। लेकिन आपने उस स्टेट कोइज्म को तोड़ा और इस तरफ आ गए, तो ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल था? जी बिल्कुल मुश्किल था। इनफैक्ट इसीलिए मुझे काफी वक्त लग गया कि करूँ ना करूँ आगे पीछे होते हुए। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अपने करियर में हम लगभग 35 साल काम करते हैं और आप जो काम कर रहे हैं अगर आपको उसमें मजा आता है तो काफी आराम से हंसते खेलते निकल जाते हैं वो। तो वही मेरा मेन मोटिवेशन था कि जो भी मैं करियर चूज करूं उसमें मजा आए। और सिविल सर्विसेज मुझे लगा कि ऐसा है जिसमें मुझे कंटिन्यूअसली चैलेंजेस मिलेंगे, कुछ अच्छा काम करने के मौके मिलेंगे। तो मैंने फिर वो स्विच करने का सोचा कि एक बार ट्राई करके देखा जा सकता है। जी लविश, एक चीज है कि सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके सोचे हुए और कठिन निर्णय का एक पारितोषिक मिलता है और आपको अच्छा लगता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन ये बात है कि जैसे आपने कहा कि निर्णय लेना होता है, आपने निर्णय लिया अपने जीवन को लेकर के और आप सफल हुए। लेकिन कई हमारे युवा ऐसे होते हैं जो निर्णय लेने के महत्व को तो समझते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो फिर वो ये बातचीत सुन रहे होंगे तो वो कह सकते हैं कि लवीश जो है वो ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, जब चूंकि वो आ गए हैं, सफल हो गए हैं, तो बहुत आसान होता है कहना, लेकिन असल में विफल होने पे पता चलता है कि आपने जो निर्णय लिया उसके लिए आपको फिर पूरी जिंदगी अपने आप को कोसना पड़ता है। तो इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले? पहली बात तो कि किसी भी निर्णय को सही या गलत बोलना पीछे देखकर शायद ठीक नहीं है। हम जो भी परिस्थिति होती है उस समय बेस्ट डिसीजन अपना लेते हैं अपने असेसमेंट के हिसाब से। तो आई थिंक हमको रिग्रेट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि हमने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिया। जो भी लिया ठीक लिया, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। उसकी आपकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो जाए लेकिन आपको अपने निर्णय को सम्मान करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने का आपको अधिकार है। जी, मतलब अगर आप डिसीजन कुछ सोच करके ले रहे हैं तो अपने डिसीजन के साथ आई थिंक हमको खड़ा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि निर्णय लेना, डिसीजन लेना ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि सही या गलत। जी, सही गलत आई थिंक हम लोग रिजल्ट से डिसाइड करते हैं। हो जाता है तो सही हो जाता है निर्णय, वरना गलत हो जाता है। जी, पर ओनरशिप हम लें अपने डिसीजंस की और जैसा भी रिजल्ट रहे बिना उसकी परवाह की अपना पूरा 100% दें। शायद सेटिस्फैक्शन के लिए वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अपने निर्णय को, अपने लिए गए निर्णय से हम खुश रह सकते हैं, खुश रहा जा सकता है। ये बड़ी बात आपने कही। लविश, अब हम एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा जो हैं, बहुत सारे दोस्त खास करके जो इस तैयारी में लगे हुए हैं या फिर चाहते हैं सिविल सेवा में आना, वो आपकी बातचीत को ध्यान से सुनेंगे। और ये जो परीक्षा है इसके बारे में हमारे युवा जानते ही हैं दोस्त कि ये 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहले प्रीलिम्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एक जीके का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का, और उसके बाद में एक सी सेट होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन जो पहला पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज से सवाल आते हैं वो कॉम्पिटिटिव होता है और उसके जरिए मेरिट बनती है। फिर जब आप उसमें से निकल करके और मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर 9 पेपर का एक लंबा सिलसिला होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी के 2 पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है, 4 प्रश्न पत्र उसमें जनरल स्टडीज के होते हैं जिसमें अलग अलग साइंस, इकोनॉमिक्स और इस तरह के क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं, और 2 पेपर होते हैं आपके वैकल्पिक विषय से संबंधित। तो ये 7 और 2 9 पेपर मेंस में होते हैं। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ा कठिन रास्ता है जिससे चल करके और कोई भी अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचता है। इसमें क्या तैयारी से संबंधित आपका क्या सुझाव रहेगा? प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? तैयारी इस एग्जाम की आई थिंक पूरी इंटीग्रेटेड है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, सारी तैयारी साथ साथ चलती है। प्रीलिम्स की तैयारी के वक्त सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें या उसमें मेंस की तैयारी को भी शामिल रखें? देखिए, जैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं तो उसका फायदा हमको मेंस में भी होता है। जो आंसर्स लिखने होते हैं वो अपने आप से अच्छे होकर के निकलते हैं जब आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छी पढ़ाई की है।
तो आप उसको अलग अलग ना रखें। स्टार्टिंग में जब पढ़े तो साथ में पढ़ें, ऑल्दो पैटर्न अलग अलग है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हालांकि बाद में अलग हमको करनी पड़ेगी, और मेंस के टाइम हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है वो करने के लिए। जी, तो प्रीलिम्स के बाद में जैसे मेंस में डिस्क्रिप्टिव तरीके के आपको लिखने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर है, वो आप आसानी से पार कर सकते हैं उसको। लेकिन ऐसे का जो पेपर है जिसमें निबंध आपको लिखना होता है, वो आपकी एनालिटिकल जो क्षमता है, विश्लेषणात्मक आपकी जो योग्यता है, उस पे आधारित होता है। और फिर आपकी जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स और तमाम जो चीजें आपके आसपास घट रही हैं, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सब से लिए होते हैं। तो इसके लिए कोई खास तैयारी होती है क्या? आजकल जो ऑनलाइन तरीके हैं वो पर्याप्त हैं, या फिर अपने आप तैयारी करके भी इस कठिन चुनौती से पार पाया जा सकता है? अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन काफी सारे वीडियोस हैं जो कि काफी अच्छे भी हैं, मुफ्त भी हैं, वो मुफ्त भी हैं काफी, पर जरूरी यह है कि हम उनमें खो ना जाएं। एक या दो अच्छे वीडियो देख करके उसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान दें, खुद अपनी सोच अप्रोच बनाने पे काम करें, ना कि सिर्फ अलग अलग तरह के वीडियो देखते रहें। जी जी, जो बहुलता है आपके आसपास स्टडी मटेरियल की, उसमें आपको भटकना नहीं है, आपको अपना रास्ता और अप्रोच जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रखनी है। जी, तो कोई खास तैयारी का तरीका कि इतने घंटे पढ़ना है, ये जो जनरल सवाल होते हैं, सब लोगों की जानने की इच्छा ये रहती है कि साहब फला व्यक्ति जो पास हुए वो कितने घंटे पढ़ते थे। तो ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है ये सवाल अच्छा, क्योंकि ये काफी पर्सनलाइज्ड तरीका होता है। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जिनका ना कोई रूटीन है, ना वो कुछ टारगेट लेके चलते हैं, उनका भी एग्जाम निकला है। पर्सनली मैं जो फॉलो करता था, मैंने सिलेबस को या अपने टारगेट्स को बांट रखा था, मंथली और वीकली वगैरह, और रफली मैं कोशिश करता था कि उनको पूरा करूं। अब उसके लिए मुझे दिन के 6 घंटे लगे या 10 घंटे, मैं उतना ध्यान नहीं देता था उस पर। जी जी, लविश, एक चीज है कि जैसे आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था अपना मेंस के लिए, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा था। तो चूंकि आपका अपना विषय था, इसलिए स्वाभाविक तो ये हो सकता है, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि जो बाकी लोग तैयारी करते हैं, कई लोग जैसे हमने देखा है कि जो आईआईटीएंस होते हैं वो भी हिस्ट्री या ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो क्या कारण है इसका? मतलब इसमें बहुत फ्रीडम होती है कि आपको कुछ भी चूज कर सकते हैं सिर्फ चूंकि आपको पढ़ना होता है? जी, यूपीएससी में आप ऑप्शनल तो कोई भी चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको कंफर्टेबल। लेकिन चूंकि आपने पढ़ रखा था तो उसका एक एडेड एडवांटेज तो होता होगा। जी, एडवांटेज है, लेकिन कहीं न कहीं काफी वास्ट भी है। बहुत तो लंबा चौड़ा है। दूसरे सब्जेक्ट्स का जो जनरल स्टडीज का टाइम है वो इसमें चला जाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना आई थिंक पर्सनल डिसीजन रहेगा। कोई अगर अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है तो वही चूज करके आगे बढ़े, और नहीं है तो ऐसे सब्जेक्ट देखे जैसे आजकल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी चल रहे हैं, जिनका सिलेबस छोटा है और उनमें मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं। तो ये जो धारणा है कि स्कोरिंग अच्छी होती है, ये सच धारणा है? लोग बनाते हैं कि भाई इस तरह की चीज की भाई हमने पढ़ा है कि अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं या एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं तो एक तो पढ़ना कम पड़ेगा, दूसरा स्कोरिंग अच्छी होती है। तो ये सिर्फ एक मन की बात है या कुछ इसमें है कि भाई वास्तव में ऐसा होता है कि आप अगर कम पढ़ के भी अच्छा करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे? जी देखिए, सिलेबस की तो बात है कि जरूर किसी किसी में कम है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी। रही बात दूसरी कंपटीशन की, तो वो सब में बराबर है, और क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो होप रहती है कि आप नया एक सब्जेक्ट पढ़ के उसमें अच्छा कर लेंगे। जी, एक चीज है लविश की, आपका जो विषय रहा है, अब तक आपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, साइंस पढ़ी है, और अब सिविल सेवा के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना पड़ा, डीडी बासु का भारतीय संविधान भी देखना पड़ा होगा। तो इस तरह के नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको मजा आया या फिर चुनौती लगी कि भाई मेरा तो इससे क्या वास्ता, लेकिन अब ये पढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं कुछ थोड़ी बोरियत है, ऐसा भी लगा? जी, मैं कहूंगा बहुत मजा आया पढ़ने में। मजा आया। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम अखबार में देखते हैं कि आरबीआई ने कुछ रेपो रेट चेंज की, तो अब समझ आने लगी है।
जी जी। और अपने आप को ज्यादा अवेयर फील करते हैं, दुनिया से ज्यादा जोड़कर देख सकते हैं, चीजें समझ आती हैं, तो अच्छा लगा। लविश, जो युवा हैं, खास करके जो छोटे कस्बों के, छोटे शहरों के युवा हैं, उदयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, जहां अब काफी संख्या में सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स तो हैं ही और सफल होके भी आगे पहुंच रहे हैं। राजस्थान से पर्टिकुलरली काफी युवा आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या स्मॉल टाउन में होने का डिसएडवांटेज है कि आपको दिल्ली का मुखर्जी नगर नहीं मिलता है, या फिर कहीं न कहीं एडवांटेज है कि आप अपने मन की कर सकते हैं, जब मर्जी पढ़ाई कर सकते हैं, और जो तनाव होता है इस जगह से वहां, इस बिंदु से उस बिंदु तक जाने का, वो तनाव आपको झेलना नहीं पड़ता। महानगरों की अपनी जो चुनौतियां होती है, खाने को लेके, लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह की, वो चुनौतियां आपके सामने नहीं रहती। तो क्या एडवांटेज रहता है छोटे शहरों का या डिसएडवांटेज है, या दोनों में संतुलन की बात है? मैं कहूंगा संतुलन की बात है। कई लोग हैं जो अपने घर पे रहकर अकेले में ठीक से पढ़ पाते हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस भी अवेलेबल हो किसी के थ्रू, आपके सीनियर हो, दोस्त हो, कोई पहचान का हो, तो आप अपने घर पे बिल्कुल पढ़े। लेकिन जैसे मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर की बात की जाती है, तो वहां आपको अपने ही जैसे और लोग मिल जाते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। वहां मटेरियल काफी ज्यादा इजीली अवेलेबल है, जो कि आजकल इंटरनेट पे मिल जाता है। तो दोनों के ही अपने फायदे नुकसान हैं, और दोनों ही तरीके से लोगों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जी, इसका जो मंत्र है, सफलता का मंत्र, तो वास्तव में उसका बीज जो सफल व्यक्ति होता है उसके भीतर ही होता है, और उसको व्यक्त करना कई बार संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी शॉर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मंत्र है इसका, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताएंगे? अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो कंसिस्टेंसी, कि सफलता एक दिन में हमको रिजल्ट में दिखती है, लेकिन रोज हर दिन हम जो थोड़ा ऐड करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट होती है। कितनी ही अर्धरात्रियों को आप दिए जलाते हैं तब जाके और इस तरह की सफलता सामने आती है, और ये वाकई मुश्किल चुनौती है जिस पर पार पाना, इस यात्रा में भी अपना मजा है। आपको लगता है कि जो पूरी एक तैयारी थी, उसको आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में जाके सोचते हैं तो मजा आता है आपको कि ये भी एक मजा था, कठिन यात्रा थी लेकिन मजेदार थी? बिल्कुल, काफी अब सोचकर काफी अच्छा लगता है। जी लविश, पढ़ाई के अलावा आप और क्या करने में रुचि रखते हैं? जैसे पढ़ाई के दौरान भी जब आप तैयारी कर रहे थे, तो कई बार मन जैसे भटक जाता था या लगता था कि अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, तो क्या ऐसी चीज थी जो इन सब से हटके होती थी लेकिन अलग थी और आपको मजा आता था? वैसे मैं बातें काफी करता हूं, तो दोस्तों से इन जनरल मतलब 1-2 घंटा बातें करना, तो उससे मेरा स्ट्रेस वगैरह कम हो जाता है, और इन जनरल वो दोस्त आपके मोटिवेट भी कर देते हैं, तो मेरे लिए काफी ठीक रहता था। उसके अलावा नॉर्मली मेरी हॉबीज हैं कुकिंग, और मुझे फोटोग्राफी। आप खुद भी खाना पकाना अच्छा लगता है आपको? जी, जब मैं बाहर रहता था तब मैं सीखा, तो मुझे पसंद आया और मैं नई नई चीजें बनाना और सीखने लगा। उदयपुर की कई चीजें जो आप मिस करते अन्यथा, वो आप वहां बना के और उसकी कमी पूरी कर लेते थे? जी, सब तो नहीं बना पाता, लेकिन कुछ कुछ चीजें हाँ। बिल्कुल। और जैसे सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आजकल के युवा लगे रहते हैं उसमें, इसके अपने फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो आपका क्या रहा कि सोशल मीडिया पर भी आप लगातार एक्टिव रहे, क्योंकि आप नौकरी भी करते थे? जी। तो एक रोल रहता है, आप कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, या फिर हटना चाहिए इससे? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया अपने आप में खराब चीज नहीं है, हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आप पूरा ही दिन लगे रहते हैं उस पे, चैट करते हैं या फोटोज देखते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम की बात है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेक के टाइम में रात को कभी एक रेगुलेटेड तरीके से यूज कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में, तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान की बात नहीं है। मैंने कभी छोड़ा नहीं ये सब। जी जी लविश, कई जो सफल युवा हैं वो परिवार के रोल को रेखांकित करते हैं कि भाई बहुत जरूरी है। किस तरह से आपके परिवार का रोल रहा आपकी सफलता में? जी, उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई कैसे करनी है और क्या करनी है वो नहीं बता पाते थे जी, लेकिन एक हाथ रहता है, हमेशा आपको एक विश्वास रहता है कि भाई मेरे साथ हैं ये। तो कैसे संबल मिला आपको परिवार की तरफ से? जी, आप जैसा बोल रहे हैं, सपोर्ट बड़ी चीज है। जब आप कभी लो फील करते हैं तो आपके घर वाले आपको मोटिवेट करते हैं। उसके अलावा ऐसे मौके आए 1-2 बार?
जी बिल्कुल आते रहते हैं। 2 साल के लंबे प्रिपरेशन के दौरान कई बार किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए तो आपको लगता है मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में आपके दोस्त और परिवार वाले आपका मनोबल बढ़ाते हैं। उसके अलावा उन्होंने, मैं बोलूंगा, मुझे पूरी छूट दी है कुछ भी करने की। मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ा आपने? जी, तो उसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि जो मैं अपने ऑप्शंस देखना चाह रहा हूं करियर के। बड़ा रिस्की डिसीजन था लेकिन उन्होंने कभी टोका नहीं या कुछ इस तरह की बात नहीं, तो सपोर्ट पूरा रहा है थ्रू आउट जी शुरू से। उदयपुर के साथ एक और चीज है कि आपका ये शहर, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, पीछा करता है। आप उदयपुर के हैं जी, तो यहाँ की कई ऐसी जगह हैं, जैसे फतेह सागर लेक हुआ, तो ये एक अच्छे हैंगआउट के मतलब ठिकाने हैं जी। और आप चाहे अमेरिका चले गए, बेंगलोर थे, तो कहीं न कहीं वो चीजें आपको आकर के हॉन्ट करती हैं। तो ये जो फंदे हैं उदयपुर में रहने वाले लोगों के लिए, वो क्या वाकई उन चीजों से भी दूर रहना चाहिए और बिल्कुल समाधिस्थ होकर ही तैयारी करनी चाहिए? उदयपुर के युवाओं को क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल उदयपुर में रह रहे हैं तो एडवांटेज है। आप फतेह सागर जाइए, सुबह वॉक करिए, स्ट्रेस कम होता है, हेल्थ अच्छी रहती है, पढ़ाई में हेल्प ही होती है। सीधा चलना जरूरी है, सामने देखना जरूरी है, दाएं बाएं नहीं। जी, ये भी साथ में कहेंगे आप? बिल्कुल। फोकस बहुत जरूरी है जी। अपने टारगेट को देखकर कंसिस्टेंटली रोज लगातार 1, 2, 3 साल तक तैयारी करना सुनने में आसान लगता है पर थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अर्जुन के तीर का निशाना मछली की आंख एकमात्र और एकमात्र वही था, कुछ उस तरह की एकाग्रता आपको रखनी पड़ेगी। जी लवीश, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। और जाने से पहले एक छोटा सा सवाल और माध्यम को लेके है मेरे मन में, जो मैं आपसे पूछना चाहता था। उदयपुर और हमारे राजस्थान के जो कस्बों के युवा हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। माध्यम आपका अंग्रेजी रहा, लेकिन कई हमारे युवा हिंदी माध्यम के साथ सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, देना चाहते हैं। तो क्या माध्यम भी अपने आप में कहीं ऐसा है जो आपके इस रास्ते में बीच में आता है, या माध्यम का कोई मतलब नहीं है? आप चाहे जिस माध्यम से भी परीक्षा दें, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी तैयारी और एकाग्रता है। जी, माध्यम का ऐसे यूपीएससी या एग्जाम में कोई रोल नहीं है। सेम क्वेश्चन हिंदी में है, सेम इंग्लिश में है। लेकिन मैंने जो देखा है ये है कि एस्पिरेंट्स को काफी दिक्कत होती है जो हिंदी माध्यम के हैं। स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, टीचर्स नहीं मिलते, ऑनलाइन वीडियो सारे इंग्लिश में होते हैं, पीयर ग्रुप बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उतनी अच्छी हो नहीं पाती। हम तब भी देखते हैं कुछ लोग रैंक लाते हैं। तो ऐसे में मेरा सुझाव है कि हम सबको थोड़ी वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश की, और इस एग्जाम में बहुत अच्छी इंग्लिश की जरूरत है नहीं। तो हम हो सके तो अगर अर्ली स्टेजेस में है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे काम करें, तो इंग्लिश में ही एग्जाम देने की कोशिश करें। जी, लवीश ओडिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। खूब सारी बधाइयां आपको और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।